हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिफ्लेक्ट क्लासेस। तो हम लोग जो कल पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी। तो कल हमने देखा था पहला पार्ट इलेक्ट्रिसिटी का। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा पार्ट, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो कल हमने पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और पोटेंशियल क्या होता है। ये दोनों हमने डिस्कस किया था, एसआई यूनिट डिस्कस की थी, हमने डिस्कस किया था कल। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका है ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ, ओम्स लॉ ये बात जान लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ओम्स लॉ। एक फिजिसिस्ट है जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। तो जॉर्ज साइमन ओम ने क्या देखा, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। तो उसमें ये देखा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो लीनियरली जा रहा है किसके? करंट के। मतलब जैसे जैसे वो पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे करंट भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इसी के बीच उन्होंने एक रिलेशन बनाया है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? करंट के। ठीक है, जितना ज्यादा मैं पोटेंशियल बढ़ाते जाऊंगा करंट उतना ज्यादा ही क्या होगा? बढ़ते जाएगा। क्लियर है? तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि करंट flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its and under constant temperature and pressure। तो अगर कोई भी मेरे पास कंडक्टर है तो अगर उसमें मैं जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ा रहा हूं वो करंट भी क्या होगा? वैसे वैसे बढ़ेगा। कंडीशन क्या होनी चाहिए? कंडीशन होनी चाहिए कि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों क्या होने चाहिए? दोनों कांस्टेंट होने चाहिए। तभी क्या होगा? वो ओम्स लॉ को वेरीफाई करेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं वोल्टेज को बढ़ाते जाऊंगा करंट भी अपने आप क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। क्लियर है? तो इन्होंने इसके लिए एक रिलेशन दिया। वो रिलेशन क्या था कि जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? आई के। ठीक है, जब मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाऊंगा तो मैं कांस्टेंट लगाऊंगा आर। ठीक है, इस आर को मैं कहता हूं रेजिस्टेंस। आर को हम क्या कहते हैं? आर को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर या आर आई, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो अब V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, अब इस चीज से आपके तीन फॉर्मूले हैं। V इज इक्वल टू आई आर, सपोज करिए उसने आपको वोल्टेज दिया और करंट दिया और रेजिस्टेंस पूछा, तब क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू वी आई, ये रेजिस्टेंस निकालने के लिए हो जाएगा। अब सपोज के लिए उसने आपसे करंट पूछा, वोल्टेज दिया, रेजिस्टेंस दिया है, तो I इज इक्वल टू वी बाई आर और V इज इक्वल टू आई आर तो है ही। तो ये आपके तीन फॉर्मूले देखिए एक ही फॉर्मूले से बन रहे हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, एक ही फॉर्मूले से आपके तीन फॉर्मूले हैं। V इज इक्वल टू आई आर से ही R इज इक्वल टू वी बाई आई, I इज इक्वल टू वी बाई आर। कभी कभी वो आपको वोल्टेज देगा, रेजिस्टेंस देगा, करंट पूछ लेगा, तो अगर आपको इतना दिमाग होगा कि इसको मुझे इस फॉर्मूले बदलना है तो ही आप कर पाओगे। कई बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं, अरे बाप रे मुझे तो V इज इक्वल टू आई आर पता, वोल्टेज निकालना फॉर्मूला, करंट कैसे निकालूंगा मैं? तो करंट उसी फॉर्मूले को आपको बदलना पड़ेगा। ठीक है, उसी फॉर्मूले को क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा इस टर्म में, जिस टर्म में उसने आपसे पूछा होगा। ठीक है, बस वही रट के मत जाइए कि हमने V इज इक्वल टू आई आर पढ़ लिया तो वोल्टेज देगा तो भी निकाल लूंगा। वोल्टेज नहीं देगा भाई, कभी कभी वो आपसे रेजिस्टेंस पूछ लेगा। अब बताइए, अब रेजिस्टेंस निकालना है तो आई को इक्वल टू इधर ले आइए, साथ में दोनों, तो जो आएगा वो कहां जाएगा? नीचे जाएगा, तो V बाई आई हो जाएगा। कोई बच्चों को भी इसी में प्रॉब्लम है
हम पढ़ा रहे हैं ना स्कूल में, हम जान रहे हैं कि बच्चों को कहां प्रॉब्लम है। कुछ बच्चों को भी इसी में प्रॉब्लम है कि कैसे होगा, तो इसको समझिए, ठीक है। तो ये आपने फॉर्मूला जाना, ठीक। अब रेजिस्टेंस क्या होता है वो हम जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, रेजिस्टेंस का काम क्या है, व्हाट इज यूज ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होता क्या है, ठीक है। तो टॉपिक क्या हमारा, टॉपिक है हमारा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का काम क्या है, तो रेजिस्टेंस का काम है टू अपोज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं, रेजिस्टेंस का काम है जो इलेक्ट्रिक चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसको, उसके फ्लो पे क्या करना, रुकावट पैदा करना, ठीक है। उसको स्टॉप करना है, उसको धीमे धीमे पास कराना, ठीक है। यही काम है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का काम है टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत स्पीड में जा रहा है, सपोज लीजिए आपको उतना नहीं चाहिए, ठीक है, तो आप रेजिस्टेंस लगाओगे, उस चार्ज की जो स्पीड है उसको आप कम करोगे, ठीक है। इसीलिए हम लोग रेजिस्टेंस यूज करते हैं। भाई घरों में कई सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस लगे होते हैं जिनको उतना मुझे करंट नहीं देना है, ठीक है, जितना करंट मेरे घर में आ रहा है, तो मैं उसमें क्या लगाता हूँ, हाई रेजिस्टेंस लगाता हूँ, जिसमें से उस रेजिस्टेंस से जब वो चीज पास होता है, वो इलेक्ट्रॉन जाता है, तो थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन जाता है, तो थोड़ा थोड़ा करंट जा रहा है, तो थोड़ी करंट की उसको जरूरत है, बात समझ में आई। इसलिए रेजिस्टेंस का यूज करते हैं कि हम फ्लो ऑफ चार्ज को, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग मेजर कर, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग एक तरीके से क्या कर पाए, रोक पाए कि ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट ना फ्लो करे, ठीक है। इसीलिए हम लोग रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। क्लियर है बात, ठीक है। अब रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है ओम, जिसका सिंबल होता है कुछ ये, ठीक है, एक ग्रीक सिंबल है, ठीक है, ओम, इसका सिंबल होता है ये, ठीक है। अब सेकंड चीज, रेजिस्टेंस जो होता है वो हम किसी भी सर्किट में दो तरीके से लगाते हैं, या तो हम पैरेलल कनेक्शन लगाएंगे या तो हम सीरीज कनेक्शन लगाएंगे, ठीक है। दो तरीके से हम लोग रेजिस्टेंस को किसी सर्किट में लगाते हैं, या तो पैरेलल लगाएंगे या तो हम लोग सीरीज में लगाएंगे। बात क्लियर है, ठीक है। तो अब तक हमने ये जान लिया रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस होता है वो चीज जो कि अपोज करती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को, ठीक है। अब भाई करंट कैसे फ्लो कर रहा है, करंट कैसे फ्लो कर रहा है, करंट तभी फ्लो कर रहा है जब चार्जेस जा रहे हैं। तो अगर 15 एम्पियर जा रहा है, 15 एम्पियर करंट मतलब 15 चार्जेस गए, मुझे 15 चार्जेस नहीं चाहिए, मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, मुझे 1 सेकंड में दो ही चार्ज को फ्लो करवाना है, तो 2 एम्पियर करंट हो गया ना। आ उतना ही रहा, पोटेंशियल से आ उतना है, पर रेजिस्टेंस वहां पे क्या कर दे रहा है, उसको रोक दे रहा है, ठीक है। अब यहीं पर एक होता है आपका रियोस्टेट, क्या होता है, रियोस्टेट। एक चीज होती है हमारी, क्या होती है वो रियोस्टेट। रियोस्टेट का काम क्या होता है कि सपोज करिए मेरे पास जितना पोटेंशियल आ रहा है, मैं चाह रहा हूं उतना ही पोटेंशियल आए, पर मैं करंट को अपने हिसाब से पास कराना चाहता हूं, तो वहां पर मैं एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का यूज करता हूं, इसका नाम होता है रियोस्टेट, जो कि एक तरह का रेजिस्टेंस ही होता है, लेकिन इसमें हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं, इसका रेजिस्टेंस हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं। तो अगर मुझे ज्यादा करंट चाहिए तो रेजिस्टेंस को मैं कम कर दूंगा, ठीक है, और अगर मुझे कम करंट चाहिए तो मैं रेजिस्टेंस को बढ़ा दूंगा। तो ये रेजिस्टेंस में क्या होता है, रेजिस्टेंस में हम इसको, इसमें जो करंट का फ्लो है उसको हम लोग वेरी कर सकते हैं, उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, उसको हम लोग डिक्रीज करते हैं। और करंट का फ्लो हम लोग कैसे इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को घटाने या बढ़ाने से। तो रेजिस्टेंस एक डिवाइस है जिसमें कि हम लोग रेजिस्टेंस को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन पोटेंशियल क्या होगा, सेम रहेगा। मतलब पोटेंशियल में कोई, मतलब करंट मुझे पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही है, ठीक है, लेकिन मैं यहां पर क्या कर दे रहा हूं, रेजिस्टेंस को घटा बढ़ा दे रहा हूं, जिसकी वजह से जो करंट है उसका मैं एक तरीके से उसको मैं कंट्रोल कर पा रहा हूं, ठीक है। तो मैं करंट को अपने हिसाब से कंट्रोल कर ले रहा हूं, किसके मदद से, रियोस्टेट के मदद से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अब हम जानेंगे वो फैक्टर जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द लेंथ पे, किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, ठीक है। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एरिया पे, ठीक है। इन दो चीजों पे आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो जितना ज्यादा आपका लेंथ होगा, जितना ज्यादा आपका लेंथ होगा
उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो मतलब कि लेंथ से रेजिस्टेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और जितना ज्यादा आपका एरिया होगा, जितना ज्यादा आपका एरिया होगा, उतना ही कम आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। उतना ही कम आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। सो रेजिस्टेंस से कैसे जुड़े हुए हैं, जो लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो एरिया है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर एरिया बढ़ा, अगर एरिया क्या हुआ, बढ़ा, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर लेंथ बढ़ी तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। आप सपोज करिए मेरे पास बड़ा लेंथ होगा, रेजिस्टेंस भाई उतना बढ़ेगा ना। अगर इतना बड़ा लेंथ है और एक इतना बड़ा लेंथ है, तो भाई ये ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा ना, ये कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं लेंथ को बढ़ाते जाऊंगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। अब एरिया क्रॉस सेक्शन, अब सपोज लो एक इतना एक मैंने लिया है और एक मैंने ऑब्जेक्ट लिया है वो इतना बड़ा है, तो इसका एरिया क्या है, ज्यादा है, और इसका एरिया क्या है, कम है। तो एरिया कम होने की वजह से वो रेजिस्टेंस क्या करेगा, ज्यादा देगा, और एरिया बड़ा होने से रेजिस्टेंस क्या होगा, कम देगा। तो इसी वजह से रेजिस्टेंस एरिया क्रॉस सेक्शन से कैसा रिलेशन है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जितना बड़ा एरिया बढ़ते जाएगा, एरिया जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, रेजिस्टेंस वैसे वैसे ही घटता जाएगा। ठीक है, अब मुझे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाना है, तो जब मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाऊंगा तो मैं इसके जगह पे लिखूंगा रो। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रो। ठीक है, क्लियर है। और इसे हम कहते हैं रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। इसे हम क्या नाम देते हैं, इस रो को नाम देते हैं रेसिस्टिविटी। ठीक है, इसे हम देते हैं रेसिस्टिविटी। अब ये रेसिस्टिविटी क्या होता है, देखिए हर एक एलिमेंट के पास उसकी खुद की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रोकती है। मतलब हर एक मटेरियल खुद भी एक कैसा बिहेव करता है, रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। वो भी कैसा बिहेव करता है, रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। जैसे कॉपर जो है उसकी रेसिस्टिविटी क्या है, बहुत रेसिस्टिविटी क्या है, कम है। और जो नाइक्रोम उसकी रेसिस्टिविटी क्या है, जितने भी आपके अलॉयज होते हैं, जितने भी आपके अलॉयज होते हैं उनकी रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, उनकी रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए वो जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते हैं, और इसीलिए उनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं हर एक हीटिंग अप्लायंसेस में। ठीक है, होता है। ठीक है, रेसिस्टिविटी समझा हमने। अब रेसिस्टिविटी हम जानते हैं कि जिसकी रेसिस्टिविटी कम होती है, जिसकी रेसिस्टिविटी कम होती है वो आपका गुड कंडक्टर होता है। वो आपका कैसा कंडक्टर होता है, वो आपका गुड कंडक्टर होता है। क्यों गुड कंडक्टर होता है, अब भाई उसकी अपनी रेसिस्टिविटी कम है तो वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी से फ्लो होने देगा अपने थ्रू। इसीलिए हम लोग कॉपर वायर का इस्तेमाल करते हैं कंडक्टिंग वायर्स में, क्योंकि कॉपर की जो रेसिस्टिविटी है वो क्या है, वो कम है। क्लियर है, इसीलिए आसानी से आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है उससे फ्लो करता है। ठीक, तो हर एक मटेरियल की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी की वजह से वो एक नेचुरल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, जितने भी आपके अलॉयज होते हैं उनकी रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। अलॉय की रेसिस्टिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए जितने भी आपके हीटिंग जो काम में आते हैं, हीटिंग अप्लायंसेस आपका होता है, उसमें लोग नाइक्रोम लगाते हैं, क्योंकि उसकी रेसिस्टिविटी क्या है, ज्यादा है, जिसकी वजह से उससे जल्दी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो पाता। और जल्दी इलेक्ट्रॉन फ्लो ना होने की ही वजह से वो क्या होता है, वो गर्म हो जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा जल्दी से तो भाई वो गर्म नहीं होगा, पर जब इलेक्ट्रॉन जल्दी फ्लो नहीं हो पा रहा है तो इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, बहुत ज्यादा टकरा रहे हैं। टकराते टकराते वो क्या हो जा रहे हैं, वो लाल हो जा रहे हैं, और लाल होकर क्या हो जा रहे हैं, वो गर्म हो जा रहे हैं। ठीक है, वो हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका से वो क्या हो गए, वो लाल हो गए आपके। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग एलॉयज का यूज करते हैं हर एक हीटिंग अप्लायंसेस में, क्योंकि एलॉय की रेसिस्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। बात समझ में आई। ठीक है, और कॉपर की रेसिस्टिविटी सबसे कम होती है, इसीलिए उसका इस्तेमाल हम लोग किस में करते हैं, कंडक्टिंग वायर्स में करते हैं। क्लियर है बात। जैसे जैसे रेसिस्टिविटी ज्यादा होती जाएगी वैसे वैसे उसका इस्तेमाल हम लोग कम करेंगे। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी ज्यादा होने से मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो जल्दी कर नहीं पाएगा। ठीक है, अब एसआई यूनिट क्या होती है रेसिस्टिविटी की, रेसिस्टिविटी की एसआई यूनिट होती है आपकी ओम मीटर। याद रखिएगा, 1 मार्क्स का एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी ओम मीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एसआई यूनिट होती है रेसिस्टिविटी की वो होती है आपकी ओम मीटर। नोट कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ओम मीटर, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, ओम मीटर। क्लियर है बात।
तो ये आपका रेसिस्टिविटी की कहानी हो गई। तो रेसिस्टिविटी क्या है? हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का अपोज करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन जिसकी रेसिस्टिविटी जितनी ज्यादा होती है, जिसकी रेसिस्टिविटी जितनी ज्यादा होती है, वो उतना ही बैड कंडक्टर होता है, और जिस सब्सटेंस की रेसिस्टिविटी जितनी कम होती है, वो उतना ही गुड कंडक्टर होता है। इसीलिए कॉपर वायर का इस्तेमाल हम लोग कंडक्टिंग वायर्स में करते हैं, क्योंकि कॉपर की रेसिस्टिविटी कम है, आयरन की रेसिस्टिविटी ज्यादा, इसलिए उसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। ठीक है। टंगस्टन, जो कि हम लोग किसमें यूज करते हैं? बल्ब में यूज करते हैं। क्वेश्चन आएगा, नेम राइट द मटेरियल फ्रॉम विच द वायर ऑफ द बल्ब इज मेड। तो मटेरियल नेम इज टंगस्टन। टंगस्टन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि उसके पास हाई रेसिस्टिविटी होती है। तो हाई रेसिस्टिविटी की वजह से वो ग्लो करता है, वो हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है। वो जल्दी बर्न नहीं होते, उसके फिलामेंट जल्दी बर्न नहीं होते हैं। और गैस कौन सी भरी जाती है बल्ब में? भरी जाती है आर्गन गैस। कोई भी नोबल गैस भरी जाती है, नॉर्मली वो क्या होती है? आर्गन गैस होती है आपकी। क्लियर है? तो जिस इलेक्ट्रिक बल्ब बना है वो क्या है आपका? टंगस्टन है। और गैस कौन सी भरी गई है आपकी? आर्गन गैस भरी गई है। ठीक है। 3 मार्क्स का हो गया। SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी ओम मीटर, फिलामेंट का नाम टंगस्टन, और गैस कौन सी भरी है? आर्गन। ठीक है। तो रेसिस्टिविटी क्या होती है? हर एक मटेरियल की अपनी एक रेजिस्टेंस होती है, नेचुरल रेजिस्टेंस होती है, जिसकी वजह से वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या करता है? अपोज करता है। ठीक, उसी को हम क्या कहते हैं? रेसिस्टिविटी कहते हैं। समझ में? इंडिकेट किससे करते हैं? रो से। SI यूनिट क्या है? ओम मीटर। और टंगस्टन कहाँ यूज होता है? बल्ब में। और गैस कौन सी भरी जाती है? आर्गन गैस भरी जाती है। क्लियर है बात? आई होप आपको समझ में आई होगी। ठीक है। तो ये था आपका सेकंड पार्ट। जो थर्ड पार्ट होगा वो हम कल करेंगे, जिसपे हम लोग रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल का डिस्कशन करेंगे। सीरीज कैसे बनता है, पैरेलल कैसे बनता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो 2-3 दिन में ये ज्यादा बड़े बड़े वीडियो नहीं बना रहा हूं, क्योंकि बड़े वीडियो तो बच्चे देख नहीं पाते हैं। तो हम लोग छोटे छोटे वीडियो में ही इसको क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। क्लियर है बात? ओके।